Hello everybody. In this video we shall discuss about Rowlatt Act. This is the very infamous and cruel act in Indian history. आज हम रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अलोकप्रिय और निर्दयी कानून है। यह कानून क्या है, आइए इस पर हम विचार करते हैं। ये देखिए, emboldened with previous success, Gandhiji in 1990 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against Rowlatt Act। ये जो पिछले गांधी जी ने 3 सत्याग्रह चलाए भारत में, जो पहला चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, और ये सत्याग्रह बिल्कुल सफल रहा अपने उद्देश्यों में। इससे इम्बोल्डेंड होकर, इससे उत्साहित होकर गांधी जी ने सोचा या निर्णय लिया कि एक इससे भी ज़्यादा व्यापक एक आंदोलन चलाया जाए, और इसके लिए उस समय का जो तत्कालीन मुद्दा था, इशू था, वह रॉलेट एक्ट था। अब हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट था क्या। रॉलेट एक्ट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया भारत में एक कानून था। यह कानून 1919 में आया था, और इस कानून को भारत की ब्रिटिश सरकार की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वह भारतीय सदस्यों के बिल्कुल यूनाइटेड अपोजिशन के बाद एक मत से विरोध के बावजूद भी इस एक्ट को उन्होंने पास कर दिया, और पास भी किया हरिडली, बिल्कुल शीघ्रता से। इस पर ना कोई चर्चा किया, ना कोई विचार किया, और भारत के जो भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भारतीय मेंबर थे, सभी सदस्य एकमत से इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि यह एक्ट से भारत में बहुत ही इसका रिएक्शन होने वाला था। अब यह एक्ट था क्या और क्यों लाया गया? यह एक्ट इसलिए लाया गया, जब महात्मा गांधी आकर भारत में आंदोलन शुरू करते हैं, और आपने देखा कि महात्मा गांधी ने आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दे दिया, मास एजिटेशन का रूप दिया। उसमें वो किसानों के बीच में जाते हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, और आम लोगों के बीच में जाते हैं, और इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह एक तरीके से भयभीत हो जाती है या चौकन्ना हो जाती है, और वह चाहती है कि इस तरह की गतिविधि को हर हालत में रोका जाए। और इसलिए उसने एक कानून लाया। उसी कानून का नाम है रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया। और इस एक्ट का ये सबसे जो इसका महत्वपूर्ण जो प्रावधान था, वह यह था कि इसमें बिना ट्रायल का, बिना केस चलाए, किसी को भी, कोई भी जो राजनीतिक एक्टिविस्ट है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, या जो भी राष्ट्रवादी हमारे यहाँ के नेता हैं, जो राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको बिना किसी केस चलाए, बिना किसी मुकदमा चलाए, उनको अरेस्ट किया जा सकता था, उनको कैद किया जा सकता था, और उनको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। अब आप ये समझ लीजिए कि ये कितना क्रूएल कानून था। ये डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक बिना ट्रायल का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जा सकता था, कैद में डाला जा सकता था। और इसका सिर्फ यही मतलब था कि किसी भी तरीके से भारत में जो यहाँ के लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं, या अपने प्रति शोषण को रोकना चाह रहे हैं, उसको दबाया जाए, उसको रिप्रेस किया जाए। और यह इसी कानून के लिए, और इस कानून में ये जो प्रावधान था, जो इस कानून को एक इनॉर्मस पावर देता था, बहुत ज़्यादा शक्ति देता था, और उसके विरुद्ध में आंदोलन था। गांधी जी ये चाहते थे, और गांधी जी ने इस तरह का डिक्लेरेशन भी किया कि 6 अप्रैल से, मतलब 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 से एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन गांधी जी चलाना चाहते थे। मतलब कि अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी की ये पॉलिसी थी। और एक बात समझना है कि गांधी
के आने के बाद ये नए टर्म थे हमारे यहाँ, नए टर्मोलॉजीज थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिशा में, जो कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस। मतलब कि हम सरकार की जो भी राजज्ञा है, जो कानून है, जो ब्रिटिश सरकार जो कानून बनाई है, उस कानून को अगर वो कानून अन्याय पर आधारित है, अगर वो कानून हम भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन करती है, तो उस कानून को हम नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि इसके पहले भी हमारे यहाँ जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो बड़े बड़े नेता थे, अगर कोई सरकार का कोई कानून था तो उस कानून के लिए वो अपना पक्ष रखते थे कि नहीं, और उस कानून के साथ ही अपने एक्टिविटी को अंजाम देते थे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वर्नाकुलर एक्ट आया था, तो उस वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए हमारे यहाँ जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो रातों रात अपने लैंग्वेज को चेंज कर दिया था। तिलक ने भी अगर कुछ उनको कहना था तो एक बार वो बोले थे, अपने जो मैगजीन निकालते थे और उसमें अपनी बात को कहने के लिए वो कृष्ण के गीता का कोट करते हैं, जिस पर कि चापकेर बंधुओं ने मिस्टर रैंड की हत्या कर दी थी। मतलब ये हम समझाना चाह रहे हैं कि इसके पहले, गांधी जी के पहले, अगर हमारे यहाँ के जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो कानून को डायरेक्ट डिसओबे नहीं करते थे, कानून को डायरेक्ट मानने से इनकार नहीं करते थे, बल्कि उसके लिए कोई रास्ता निकालते थे उस कानून से बचने के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेंज था महात्मा गांधी के पॉलिसी में। वो कहते कि नहीं, अगर ये कानून जो है या अगर सत्य पर आधारित नहीं है, अनजस्टफुल है, तो हम उसे मानेंगे ही नहीं। इसके लिए हमको सरकार चाहे तो प्राणदंड भी दे दे। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को ये प्रावधान रखा था कि ये जो रॉलेट एक्ट है, इसका जो मकसद है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हमारे यहाँ हो रही है, राजनीतिक जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसको कुचलने के लिए है। और राजनीतिक जो भी हमारे यहाँ जो राष्ट्रवादी हैं, उनको बिना किसी केस के, बिना किसी उन पर आरोप को उनको वो लोग अरेस्ट कर सकते थे और 2 साल तक उनको जेल में डाल सकते थे। तो इसके लिए 6 अप्रैल को उन्होंने दिन रखा था कि हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी की जो घोषणा लोगों ने सुना, गांधी जी आम जनता में अब बहुत लोकप्रिय होते जा रहे थे, तो कई शहरों में रैलीज निकाले गए, स्ट्राइक होने लगे। स्पेशली स्ट्राइक जो था ये वर्कर्स लोग किए थे और रेलवे वर्कशॉप में किए थे। इसी के साथ साथ दुकानें क्लोज डाउन हो गई, दुकानों जो थे लोग अपने दुकानों को बंद कर दिए। ये सब काम हो ही रहे थे, लेकिन इधर सरकार भी बहुत ही सतर्क थी, बहुत ही चौकन्नी थी, और सरकार किसी भी कीमत पर लोगों की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन है उसको कुचलना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को कट ऑफ किया, अवरुद्ध किया, डिसरप्टेड किया। यानी कि उस समय रेलवे और टेलीग्राम को उसने डिसरप्ट कर दिया, उसको अवरुद्ध किया, ताकि लोगों का कम्युनिकेशन न हो पाए, लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाए, या टेलीग्राफ के द्वारा लोग आपस में बातचीत न कर पाएँ और ये आंदोलन ऑर्गेनाइज न हो पाए। ये सरकार ने काम किया। इसी के साथ साथ सरकार और भी वो क्या कि क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी नेता थे, उनके साथ उसने बड़ी कठोर बर्ताव किया, बहुत ही कठोरता से पेश आई उनका आंदोलन को कुचलने के लिए। लोकल जो लीडर्स यहाँ पर अमृतसर में ये आंदोलन का ज़्यादा प्रभाव था, और अमृतसर में जो पंजाब में है, जहाँ पर ये गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर है, वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, स्थानीय जो नेतागण थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसमें 2 नाम, हालांकि आपके बुक में ये नहीं लिखा गया है, लेकिन 2 नाम यहाँ पर है। एक थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया। और भी कई नेताओं को अरेस्ट किया गया, और गांधी जी को दिल्ली में इंटर करने से रोक दिया गया। गांधी जी दिल्ली आना चाहते थे तो उनको रोक दिया गया कि वो दिल्ली से नहीं आएंगे। और इस तरीके से ये आंदोलन को सरकार जो है वो इसको कुचलने का प्रयास करने लगी। इन्हीं सब के विरोध में
ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। इसमें देख लीजिए 6 अप्रैल है, जिस दिन गांधी जी आंदोलन करने जा रहे थे या उसका ऐलान किए थे। फिर उसके विरुद्ध में ये सब रिएक्शन होते हैं, रैली निकाली जाती है, स्ट्राइक होते हैं जो रेलवे और वर्कशॉप में हुए हैं, दुकानों को बंद किया जाता है। और इसके बाद सरकार जो है ये देख लीजिए कि 10 अप्रैल यहाँ के अमृतसर में ये देखा गया और अन्य जगहों पर कि पीसफुल जुलूस एक निकल रहा था। इसमें लोग शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, सिर्फ रॉलेट एक्ट का विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन जो अमृतसर की जो पुलिस है वो लोगों पर फायरिंग कर दी और इससे वहाँ के जुलूस में जो लोग शामिल हैं वो भड़क गए। और उसके बाद रिएक्शन में उन लोगों ने जो भी गवर्नमेंट का जो सिंबल्स थे, सरकारी प्रतीक के जो चिन्ह थे, जैसे बैंक थे, रेलवे थे, पोस्ट ऑफिस थे, उस पर उन लोगों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। और फिर क्या था, क्योंकि सरकार भी तो बिल्कुल ये कसम खा ली थी कि किसी भी हालत में आंदोलन को कुचल देना है और राष्ट्रवादियों को आगे नहीं बढ़ने देना है। अब सरकार तुरंत कुछ सोचती नहीं है और भी यहाँ पर मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ मतलब कि कर्फ्यू लगा देती है। इसमें ऐसा होता है कि कहीं भी आप 4 या 4 से 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ ना कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं। तो ये कर्फ्यू, आप कर्फ्यू बार बार सुनते हैं या इमरजेंसी सुनते हैं, तो ये मार्शल लॉ गवर्नमेंट लगा दिया। और इसके साथ साथ वहाँ का कमांड, मतलब अमृतसर का कमांड, उसने जनरल डायर को दे दिया। ये जनरल डायर के बारे में हम इसके बाद आपको बताएंगे कि ये जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो इसी की करतूतों का परिणाम था। तो जनरल डायर हमारे भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश अधिकारी है, तो ये बहुत ही अलोकप्रिय अधिकारी है। ये बहुत लोगों का इसका जो हाथ था वो खून से सना हुआ था, तो उसको वहाँ पर कमांड दे दिया। यही रॉलेट एक्ट है और इसको आप लोग आराम से समझिए। ये मैं समझाना चाहूँगा कि ये तो मैं जो अभी आपको समझा रहा हूँ वो 10th क्लास का है, और लेकिन ये रॉलेट एक्ट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और ये प्राय परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है। इसमें यही चीज़ पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट कब आया, तो 1919 में आया था, क्या था। तो इसमें बहुत सारे कानून थे, लेकिन इसमें जो सबसे मेन इसका जो कानून था वो वही था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनको विदाउट ट्रायल 2 साल तक डिटेंशन में रखा जा सकता है, 2 साल तक जेल में कैद किया जा सकता है। और इसके रिएक्शन में ये सब काम होते हैं। 10 अप्रैल को जुलूस पर यहाँ के पुलिस अमृतसर की फायरिंग कर देती है और वहाँ पर मार्शल लॉ लग जाता है और जनरल डायर को वहाँ की कमांड दे दी जाती है। तो इसको आप लोग आराम से इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और परीक्षा में ये रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसको याद कर लेना है। साथ ही साथ अब रॉलेट एक्ट के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जालियांवाला बाग आपको बताऊंगा। जालियांवाला बाग इंसिडेंट, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। रॉलेट एक्ट की ही प्रतिक्रिया जालियांवाला बाग इंसिडेंट थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। एक और आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये नेशनल मूवमेंट इन इंडिया को समझना है तो सभी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे में उसको सजाया गया है। धन्यवाद, थैंक यू।